वेटिंग रूम में बच्चे होते हैं ना, उनको भी एडमिट करना पड़ता है, जिस कारण से रिटर्न ही चला जाता है मोबाइल का, वही तो। हाँ, भाषा की उत्पत्ति विषय सिद्धांतों में हम लोग अब तक देख चुके हैं कि 4 या 5 सिद्धांत होते हैं। कौन-कौन से सिद्धांत होते हैं, आपको याद आ रहा है? बोलते जाइए आप लोग। हाँ, द्योतपत्ति सिद्धांत वाले लोगों का कहना क्या है? क्या कहना चाहते हैं द्योतपत्ति सिद्धांत? दिव्य उत्पत्ति, दिव्य से तात्पर्य देवताओं से है ना? और देवताओं से उत्पत्ति का साधन माना। क्यों माना उन्होंने? क्योंकि उस समय के लोगों के पास उपादान नहीं थे। और फिर से एक बार, वेटिंग रूम में है कोई? और वेटिंग रूम में है, बट अभी था, दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं है? विद्या, यही बच्ची है ना जहाँ? हाँ, क्या कहना है द्योतपत्ति सिद्धांत वालों के अनुसार? हम आपको बता चुके हैं इसके पूर्व में। तो द्योतपत्ति सिद्धांत से तात्पर्य है कि जो देवताओं से उत्पन्न भाषा होती है ना, तो जिस प्रकार से हमने आपको बताया था कि सर्वप्रथम इसे करने का प्रयास केवल अनुमान लगाया जाता है। केवल अनुमान के तौर पर ही बताया है, इस पे ठोस आधार अब तक कोई प्राप्त नहीं हुआ। और जिस पर आलोचना भी की गई कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जिस प्रकार से हम कहते हैं कि शंकर जी का डमरू बजता है, और शंकर जी के डमरू बजने के साथ साथ ये वैशाली सावंत, हाँ, ये ना, वेटिंग रूम ही कैंसिल करवा दो ना। ठीक है। हाँ, तो द्योतपत्ति सिद्धांत वाले लोगों के अनुसार उन सभी लोगों ने केवल अनुमान लगाए। ये जो सभी सिद्धांतों को हम लोग लगभग देख चुके हैं, तो इन सिद्धांतों का कहना मात्र इतना ही है कि वो केवल अनुमान लगाए गए, और अनुमान के तौर पर उन्होंने अपनी बातों को अभिव्यक्त किया। शंकर जी के डमरू के बजने के साथ साथ भाषा की उत्पत्ति हुई होगी, या नारद जी के वीणा अलापती है तो उससे भाषा की उत्पत्ति हुई होगी। तो केवल अनुमान उन लोगों ने लगाए, न कि तार्किक मात्रा में कोई ठोस आधार उन लोगों के पास था, है ना? तो जिस प्रकार से द्व्युत्पत्ति सिद्धांत है, ठीक उसी अनुरूप धातु सिद्धांतों को भी हम लोग देख चुके हैं। तो क्या द्व्युत्पत्ति सिद्धांत में आप किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई समस्या होती है तो यू डिस्कस इट, तो आप लोग बताते जाइएगा। हाँ, जैसे हमने आपको बताया है कि भाषा ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होती है। जिस प्रकार मनुष्य को हाथ, पैर, नाक इस प्रकार के अवयव दिए हुए हैं, ठीक उसी प्रकार भाषा को भी मूल रूप से मानने का प्रयास किया गया। हिंदू ने वैदिक संस्कृत को, बौद्ध ने पाली को, जैन मागधी ने यहूदी को, और ईसाई लोगों ने हिब्रू को, मुसलमान लोगों ने अरबी को, और पारसी लोगों ने अवस्था को अपनी मूल भाषा माना। देखिएगा कि कैसे हिंदू लोग अपनी जो भाषा है उसे मूल रूप में वैदिक संस्कृत को मानते हैं। जैसे वाल्मीकि है ना, वाल्मीकि ने रामायण लिख दिया, श्रीमद् भगवत गीता को
से अर्जुन को बताने का प्रयास श्री कृष्ण का था, तो उस समय में भी वैदिक संस्कृत को अपनाया। मतलब तय है कि हिंदू लोग वैदिक संस्कृत को अपनाते थे, बौद्ध लोग पाली को अपनाते थे, जैन मागधी को अपनाते थे। तो इनका क्या कहना है कि जैसे धर्म है ना, तो धर्म के अनुरूप देवताओं का अनुसरण किया गया और देवताओं के अनुरूप अपनी बोली का या अपनी मूल भाषा का अनुसरण किया गया। तो भाषा की उत्पत्ति यहाँ से हुई होगी, तो केवल उन लोगों ने अनुमान लगा दिया। लेकिन परमात्मा ने मनुष्य को जन्म देकर जब इस संसार में भेजा, तब भाषा भी उसे प्रदान की थी। और इसी आधार पर कुछ लोग शिव के डमरू से संस्कृत की उत्पत्ति या देवों के द्वारा वाणी को जन्म देने की बात मानते हैं। लेकिन यह बात को केवल अनुमान लगाया जा सकता, कोई ठोस आधार न होने के कारण, तार्किक आधार न होने के कारण इस पर कई लोगों ने ऑब्जेक्शन भी उठाए। मतलब हम यह बताते हैं कि कई ऐसे विद्वान हैं कि जिन्होंने नहीं, इससे नहीं, देवों की वाणी से उत्पन्न नहीं हो सकता, ऐसे कई अनुमान के आधार पर उन सभी लोगों ने इस पर कड़ी आलोचना भी की हुई है। तो इस मत का जो खंडन करता है, मतलब देखिएगा कि मत को तो परिवर्तित करा दिया, मत को तो रख दिया, लेकिन उस मत को परित्याज्य करते हुए, उस मत का खंडन विखंडन करते हुए, उस मत की आलोचना करते हुए हर्डर का क्या कहना है? तो हर्डर कहता है कि यदि भाषा ईश्वर प्रदत्त तो होती, तो संसार के सभी मनुष्य पशु पक्षी एक ही भाषा बोलते। भाषा आरंभ से विकसित अवस्था में होती, परंतु इतना निश्चित है कि मनुष्य को बोलने की क्षमता ईश्वर ने जरूर प्रदान की है कंठ देकर। लेकिन भाषा को मनुष्य को प्राप्त करना पड़ता है, उसे अर्जित करना पड़ता है, उसको प्रयास करना पड़ता है, और इसी कारण तो वो अर्जित संपत्ति कहलाती है। तो देखिएगा कि यहाँ पर कितनी बड़ी दो चीजें बताई कि एक तो बौद्ध की पाली है या हमारी वैदिक संस्कृत है हिंदू लोगों की, अरबी की, यहूदी की, तो अलग अलग जगह की जो मूल भाषा के रूप में हम लोग देखते हैं, तो वो भी हमें सही लगता है, वो भी कथन हमें सही लगता है। और दूसरी जगह पर लिया गया उनका जो ऑब्जेक्शन है, तो इस ऑब्जेक्शन पर भी हमें ऐसा मतलब तय नहीं कर पाते कि ये सही है या वो सही है ना। तो निश्चित ही तौर पर केवल अनुमान लगाए गए हैं, न कि कोई ठोस आधार इसका है। तो पहला सिद्धांत हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते धातु सिद्धांत की ओर। जैसे कि पता चल गया धातु सिद्धांत से तात्पर्य ध्वनि से है, और इस सिद्धांत को डिंग डैंग वाद भी कहा जाता है। और इस मत का जो समर्थक है, तो जर्मन के प्रसिद्ध विद्वान जो है, तो प्रसिद्ध भाषा विद्वान हेस को माना हुआ है। आर यू फर्स्ट फूड नाउ यू कैन गो। तो हेस को माना जाता है, परंतु इसकी ओर प्रथम संकेत प्लेटो ने किया। जैसे कि अभी आप लोग छोटे हो, मतलब प्लेटो को शायद नहीं जानते हो। जैसे ही आपकी शासिका या अर्थात ये साल आपका समाप्त हो जाएगा, तो जैसे आप लोग पाश्चात्य सिद्धांत को देखोगे, तो देखिएगा कि पाश्चात्य सिद्धांतों को देखने की दृष्टि हम लोगों की कैसे होती है। जैसे कल भी सर ने आपको बताया, कल के वेबिनार में आप लोग यदि बहुत अच्छे से रहते हो, तो आपने हिंदी भाषा का विकास का लेक्चर किया था। किनका था वो नाम, पवार सर का था शायद, याद नहीं आ रहा है मुझे कंफर्मली उन सर का नाम। तो क्या आपने उन सर का लेक्चर अटेंड किया था हिंदी भाषा का विकास का? हाँ जी, आपसे बात हो रही है। जितने लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, 6 या 7 लोग हैं, तो 7 लोगों में से कितने लोगों ने सर के लेक्चर्स को अटेंड किया था और कितना इस लेक्चर्स पर उनका क्या कहना था? यू डिस्कस इट। प्लीज फैन ऑफ कर। उजाला जुड़ी है, विद्या जुड़ी है, कविता जुड़ी है, वैशाली जुड़ी है, अ, और एक नई बच्ची, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उनका। हाँ, तो आप लोग बताइए तो सही, आपने कल का लेक्चर सर का अटेंड किया था? वेबिनार नहीं किए थे आप लोग, आपको बताया था हमने। आप में से कोई भी नहीं था क्या? आप
आपकी क्लास में कोई नहीं था? पूछिए जरा इन लोगों से। आप, हमारी आवाज आ रही है आप लोगों तक, सभी तक पहुंच रही है? हाँ, कौन था? अच्छा, आप स्टार्टिंग में थे, मतलब आपने केवल रणखांबे सर जी का देखा और उसके बाद में आप कट गए, ऐसा? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसकी ना बेटा हम लोग कल जो, हाँ, तो हिंदी भाषा का विकास का देखा था आपने? देखा था क्या? हाँ, तो सुनिएगा, जैसे उन्होंने बताया वही है जो स्ट्रक्चर हमने आपको बताया है, एग्जिट ही उन्होंने बताया। नई चीजें उसमें कुछ भी नहीं है। बस आपको ध्यान में रखना है कि यही जो आपके सिलेबस में दिया गया है, उस सिलेबस के अंश को ही हमने एग्जिट लिया हुआ है और सर ने भी उसे एग्जिट लेने का प्रयास किया है ना। तो हम उसके स्क्रीनशॉट निकाल लिए हैं, तो हम आपके गूगल क्लासरूम पे डलवा देंगे आज के दिन। तो आपको वो भी जानकारी मिल जाएगी कल के वेबिनार की। तो जैसे बात चलती है धातु सिद्धांत की या अपने हिंदी भाषा के विकास की, तो स्वाभाविक तौर पर आपको वही सवाल किए जाते हैं जो आपको हमने बताए, और उसी पर सर ने भी अपनी दृष्टि को डाला हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा बेटा कि आपको नजरअंदाज नहीं करना है किसी भी टॉपिक को लेकर। बहुत अच्छे टॉपिक बहुत कम भी दिए हुए हैं, और कम देने के पश्चात आपका जो सिलेबस है उसे हम लोग जैसे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज का हमारा लास्ट सेशन होगा, मतलब जैसे हमारा नेक्स्ट वीक हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीक से हमारा जो अगला पॉइंट है उस पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। हो सकता है कि आपको ब्लैक बोर्ड मेथड या जो भी मेथड के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करें, उस मेथड को आपको एक्सेप्ट करना होगा। एक न्यू मेथड के रूप में भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, तो धातु सिद्धांत के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि जैसे कि उसे डिंग डंगवाद कहा जाता है, उसे रणन सिद्धांत भी कहा जाता है। और इस मत के जो समर्थक हैं, जर्मन के प्रसिद्ध भाषा विद्वान प्रोफेसर हेस को माना जाता है। लेकिन प्रथम संकेत प्लेटो ने किया था। हाँ, हम प्लेटो पर आए थे और इसीलिए हम लोग रुक गए थे कि जैसे सर ने आपको बताया था कि ये जो नोट्स आपकी है, प्रिपेयर होकर रखिएगा, इस नोट्स को किसी को भी मत दीजिएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास की नोट्स है, हिंदी भाषा विकास की नोट्स है ना। तो इसी नोट्स के आधार पर आपको नेक्स्ट, जैसे आपका नेक्स्ट ईयर आएगा, मतलब आप लोग एमए फर्स्ट ईयर में चले जाओगे ना, तो उस एमए सेकेंड के पश्चात में एमए सेकेंड में यही कुछ आपको पूछा जाएगा। तो एमए फर्स्ट का जो सिलेबस है पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में, आपको एक अलग कवि के रूप में या एक सिद्धांतकार के रूप में प्लेटो आते हैं। तो प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत क्या है, मतलब प्लेटो को यदि हम लोग पाश्चात्य संस्कृति को देखते हैं, जैसे कि बता चुके हैं कि पाश्चात्य संस्कृति कैसे है, अमेरिकन संस्कृति को भी देख चुके हैं, यूरोप की संस्कृति को भी हम यात्रा साहित्य के माध्यम से देख चुके हैं। तो देखिएगा कि देखने का नजरिया हमारा पाश्चात्य लोगों के प्रति कैसे था, कैसे है। आज भी यदि हम लोग पाश्चात्य ये संस्कृति को अपनाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आज यदि हिंदू संस्कृति में हिंदुओं की धरोहर मंगलसूत्र को पहनने की है, तो वहां पर मंगलसूत्र पहनी हुई कोई औरत आपको दिखाई नहीं देगी। नोचा जाएगा, आपको खींचा जाएगा आपके गले का मंगलसूत्र। दिस इज रियलिटी, मानो या न मानो। अब यदि हम अपनी संस्कृति को मानते हैं, तो क्या ऐसी संस्कृति में अपनाने वाले जो भी लोग हैं, जैसे प्लेटो है, फिर उसके बाद अरिस्टोटल, अरस्तु है, तो क्या ये लोगों ने उस संस्कृति को अपनाया नहीं था? और क्या वो अपनी भारतीय संस्कृति को कितना मानते थे? तो आज भी हम प्लेटो को उतना ही आदर पूर्वक मानते हैं बेटा, जितना हम ज्ञानेश्वर जी को मानते हैं, है ना। मतलब देखिएगा कि जितना हमारे हिंदू संस्कृति में तुकाराम जी का या ज्ञानेश्वर जी का नाम जितना दृष्टिगोचर होता है, जितनी पूजा अर्चना हम लोग करते हैं, उतनी ही पूजा के लायक है प्लेटो, एरिस्टोटल। क्योंकि सोक्रेटिस को शायद आप लोग नहीं जानते हो, सुकरात को नहीं जानते हो, तो सुकरात का शिष्य के रूप में प्लेटो को लिया जाता है। तो उसे हम लोग दिखाएंगे आपको नेक्स्ट ईयर में, जब आप आओगे ना पाश्चात्य साहित्य शास्त्र के बीच में, तब हम आपको प्लेटो के संदर्भ में बात करेंगे।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ है, प्लेटो ने किया कि जैसे संकेत किया उन्होंने, मैक्स मुलर ने भी इसे स्वीकार किया, लेकिन त्याज्य भी कर दिया कि इस मत को क्या कहते हैं, तो डिंग डोंग वाद के रूप में भी इसे आत्मसात कर दिया है। तो इस सिद्धांत के अनुसार शब्द और अर्थ, इन दोनों में एक रहस्यात्मक संगति होती है। और इसके मानने वालों का कहना है कि हर वस्तु की अपनी ध्वनि होती है ना। हम इसके पूर्व भी आपको बता चुके हैं कि जैसे कैसे ध्वनि होती है हर वस्तु की। जैसे दो वस्तुओं की टकराहट होती है, उस समय में हमने हमारे पास डस्टर और ब्लैक बोर्ड था, तो आवाज दी थी, चिड़ियों की आवाज आती है। अब देखिएगा ये आवाज, जैसे ये दोनों की आवाज आ रही है, तो दैट्स कॉल्ड क्या है, ये धातु सिद्धांत है ना। मतलब यदि हम प्रयास करते हैं कि बहुत लकड़ी का एक हथौड़ा होता है और उसे पत्थर पर डालते हैं, या पत्थर को ही उठाकर हम बहुत बड़े कुएं में डालते हैं, या उसी को ईंट को हम शीशे पर डालते हैं, तो कौन सी आवाज होती है। हमने आपको बताया था कि अमावस की घनी रात में, रात के 12 बजे 2 बजे हम लोग घने जंगल में पहुंचे, तो हमारे पैरों की जो आहट है ना, तो पैरों से आने वाली वो आहट, वो ध्वनि, वही धातु सिद्धांत कहलाते हैं, और वहां से भाषा की उत्पत्ति हुई होगी, ऐसा मात्र अनुमान लगाया जाता है। तो देखिएगा कि कैसे आवाज जब आती है, मतलब सहजात शक्ति के रूप में या मनुष्य में होती है, तो किस प्रकार से मनुष्य एक दूसरे के संपर्क में आता है, एक दूसरे चीज के संपर्क में आता है, और उसके मुंह से जो ध्वनि निकलती है, तो इसका पूरा निर्माण होने के पश्चात यह भाषा का निर्माण पूरा हो जाने पर मनुष्य की यह सहजात शक्ति भी आहिस्ते आहिस्ते नष्ट हो गई, और केवल 400 या 500 धातुएं ही शेष रह गई, और उसी से भाषा का निर्माण हुआ होगा, ऐसा मात्र कहना है। लेकिन इसी से भाषा का निर्माण हुआ होगा, यह केवल अनुमान लगाया, तो इस पर आक्षेप भी उठाए, उस पर आलोचकों ने आलोचना भी की कि नहीं, परंतु संसार की सारी भाषाएं धातुओं से निर्मित नहीं हो सकती है। बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन लिया, आक्षेप उन्होंने उठाया। और ये मानना भी संभव नहीं है कि मनुष्य की धातु निर्माण की क्षमता भाषा की उत्पत्ति के पश्चात नष्ट हो गई। मतलब हम इस कैसे एक्सेप्ट करते हैं कि धातुओं का निर्माण यदि नष्ट हो जाता है, तो क्या भाषा की उत्पत्ति नष्ट हो जाएगी, और भाषा की उत्पत्ति यदि नष्ट हो जाएगी, तो भाषा का तो किसी किसी भी, मतलब संसार की कोई भी भाषा का निर्माण फिर पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ऐसे कैसे हो सकता है, तो जैसे उन लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया है। नेक्स्ट है आपका अनुकरण सिद्धांत। अब देखिएगा कि स्लाइड में आपको दिखाया भी जा रहा है, उसे बाऊ वाऊ वाद कहते हैं। मतलब जैसे कि कुत्ते की बोली जो होते है ना, भों भों वाद भी उसे कहा जाता है। तो अनुकरण मूलकतावाद के अनुसार कि ऑनोमोटोपोइक थ्योरी जो है, इस सिद्धांत का अनुसार यह माना जाता है कि मनुष्य के पास भाषा है, लेकिन मनुष्य के आसपास के पशु पक्षियों या सृष्टि की अन्य वस्तुओं से जो वो भाषा सीखता है ना, तो वहां से भाषा की उत्पत्ति हुई होगी, ऐसा उनका कहना है। तो इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक है गाइनर, हर्डर, इनको जाना जाता है। तो आपको एकोत्तरीय प्रश्न मंजूषा में जो दिए गए हैं, उन्हीं के अनुरूप आपको सवाल किए जाएंगे। वस्तुतः ये समसामयिक दृष्टि से किया गया अध्ययन और नोट्स आपकी बनाई गई है। तो जो दिया गया है उसी पर आपके शॉर्ट नोट्स या आपको प्रश्न किए जाएंगे। एकोत्तरीय प्रश्न भी उसी टाइप से होंगे। हो सके पॉसिबल तो आज की तासिका में हम, आज का लास्ट लेक्चर आपका होगा, मतलब रिवीजन के तौर पर। तो रिवीजन के रूप में आपकी जितने लेक्चर्स हुए हैं उसी पर आज जितने भी प्रश्न बनेंगे, 30 बनते 50 बनते हैं, तो उस हिसाब से हम आपको वो सेंड करवा देंगे गूगल फॉर्म के जरिए, तो आपको फिल करना पड़ेगा। कर पाओगे ना आप लोग सभी? सबकी तैयारी है ना? कोई ऐसा तो नहीं कि किसी को बर्डन लगेगा? वेरी गुड। तो जैसे उन्होंने बताया कि कुत्ते की जो बोली है, तो केवल कुत्ते की बोली न होकर वह कुहू कुहू से, मतलब जैसे कोयल बोलती है, तो कोयल की बोली से, बिल्ली के म्याऊ म्याऊ से, बकरी की बेवे से, और इसके अतिरिक्त घोड़े के घिघियाने से भी, दहाड़ने से, हिनहिनाने से भी,
मतलब जैसे कि पायल के झनझन करने से ही, घमाघम या बिजली के गर्जन से भी तो जो ध्वनि में साम्यता दिखाई देती है ना? तो वही ध्वनि की साम्यता अनुकरण के आधार पर या प्रकृति के पदार्थ के आधार पर, धातु है, लकड़ी है, पानी है, पत्थर है, तो इसके अनुरूप भी किया जाता है। जैसे पानी के कलकल से, है ना, पत्थर के गिरने के धड़ाम से, या पेड़ के कोई पेड़ एकदम ही जैसे बहुत जोर की बारिश होती है और फिर बारिश के साथ साथ पवन का बहना है, और उस फिर जैसे ही जोर के वह बादलों के गरजने की आवाज है, तो वहां से भी जो ध्वनि का निर्माण होता है, तो उन ध्वनियों के निर्माण के साथ साथ भी भाषा की उत्पत्ति होती है, ऐसा उन लोगों का मानना है। लेकिन मैक्स मुलर ने यदि कुत्ते की बोली कहकर इसे हंसी के रूप में लिया, तो इसमें कुछ सत्यांश भी तो है। मतलब कुछ हम ये नहीं कह सकते कि केवल कुत्ते के भौंकने से या चिड़िया के चू चू करने से तो नहीं हो सकता। मतलब कैसे ये पॉसिबल है कि केवल यह हो जाता है और उसके अनुरूप ही भाषा की उत्पत्ति हुई होगी। एक जगह पर ठीक है कि देवों की वाणी के अनुरूप हम लोग एक्सेप्ट कर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ यदि हम लोग कहते हैं कि चिड़ियों की चहकने से, घोड़े के घिघियाने से कैसे भाषा की उत्पत्ति को मानेंगे, तो इस पर ऑब्जेक्शन कैसे उठाए देखिएगा। तो भाषा की उत्पत्ति अनुकरणात्मक शब्दों से हुई है जरूर है, लेकिन ये विश्व की सभी भाषाएं एक अनुकरणात्मक रूप से कैसे पॉसिबल हो सकती है? ऐसा हो नहीं सकता। अंग्रेजी में यदि बाउवाउवात उसे कहते हैं, तो हिंदी में उसे बोबोवात कहते हैं। तो अन्य भाषाओं का जो दायरा होगा, अन्य भाषाओं की बोली उसमें डिफरेंट हो जाएगी। तो ये ऑब्जेक्शन, बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन मैक्स मुलर ने लिया हुआ है। दूसरा ऑब्जेक्शन लिया कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी स्वयं वाणी विहीन था। मतलब सर्वश्रेष्ठ प्राणी जो है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी किसे माना जाता है? मनुष्य को, है ना? तो मनुष्य यदि वाणी विहीन था, तो केवल प्राणियों की या अन्य ध्वनियों के आधार पर भाषा बनती है, तो ये बात कुछ तर्क संगत नहीं लगती। मतलब ये बात कुछ दिल को और दिमाग को पसंद नहीं आती कि ऐसे कैसे मनुष्य को वाणी का वरदान तो मिला, और वाणी का वरदान पाकर ही तो मनुष्य अन्य प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान अपना प्राप्त कर पाया। तो पहले पशु पक्षियों ने भाषा प्राप्त की और फिर उसके बाद में मनुष्य ने भाषा प्राप्त की। तो इस बात का कोई समाधान नहीं है। मतलब नॉट सेटिस्फेक्शन इन दिस लाइन। तो क्या हम उसे केवल भाषा को निर्माण के पीछे अनुकरण मूलकता पर या उनके शब्दों के निर्माण पर ही संभव कर पाते हैं? तो इसका आंसर जरूरी है कि नहीं ही होगा, क्योंकि वास्तविक तौर पर हम लोग देखते हैं कि मनुष्य ही एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ प्राणी है कि जिसे वाणी का वरदान मिला, और वाणी का वरदान मिला, विचार करने को उसे एक सर्वश्रेष्ठता मिली, और जिस कारण मनुष्य अन्य सभी प्राणियों से अपना एक उच्चतम दायरा प्राप्त कर पाया। वो देख पाया कि यह चीज आवश्यक है, ये चीज मनुष्य के लिए आवश्यक नहीं है, हितकारी यह चीज है, वो हितकारी नहीं है। संकट का सामना यदि चिड़िया करती है, ऊंची जगह पर जाकर यदि वो बैठती है, तो निश्चित तौर पर मनुष्य पर जब कोई संकट मंडराता है, तो जोर से आवाज देकर अपनी खुद की सुरक्षा कर सकता है। लेकिन चिड़िया ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन संकट का संकेत वो दे देती है अपने साथ, वो औरों को भी वो बुलाती है वहां पर, और वो सबको इशारा करती है। तो जैसे उसकी बोली अव्यक्त वाक्य रूप में जानी जाती है, तो यहाँ पर आते हुए उसी उन्हीं की बोली को हम कैसे एक्सेप्ट करें, कैसे हम यह कहें कि उन्हीं की बोली के अनुरूप ही भाषा की उत्पत्ति हुई होगी? ये कोई पॉइंट नहीं बन सकता। और इसलिए यहाँ पर मैक्स आपको नीचे लिखना भी होगा। आपको यदि ब्रॉड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाषा की उत्पत्ति विषयक सिद्धांतों को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए, तो आपको हर एक सिद्धांत के अनुरूप आप जब भी सिद्धांत को लिखोगे, तो मुझे ऐसा लगता है, तो ऐसा आप वहां पर लिख सकते हो। हिंदी भाषा के विकास में आप आपके मतों को डाल सकते हो, लेकिन आपका मत हिंदी साहित्य के इतिहास में नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इतिहास क्या है? तो बीती हुई घटनाओं का लेखा जोखा इतिहास कहलाता है।
तो इतिहास में ये सारी चर्चाएं नहीं हो सकती है। कि मेरा यह कहना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1050 से लेकर जो उन्होंने प्रविधि बताई आदिकाल की, तो ऐसा हो सकता है। नहीं नहीं, आप उसमें नहीं कर सकते, कोई इंटरफेयर करने का आपको अधिकार नहीं बनता है। लेकिन हाँ, इसमें आप लोग कर सकते हो। इस हिंदी भाषा के विकास में आप आपके मतों को डाल सकते हो, ये आपका पूरा अधिकार है। क्योंकि भाषा कल भी वैसे ही थी, आज भी वैसे ही है। कल भाषा को आत्मसात करने वाले मनुष्य भी वही थे और हम लोग भी मनुष्य हैं, जिस कारण हम वहां पर लिख सकते हैं कि अतः मुझे लगता है कि मैक्स मुलर ने जो हंसी उड़ाई हुई है, इस सिद्धांत को मैं भी आत्मसात नहीं कर सकती। क्योंकि भाषा की उत्पत्ति किसी कुत्ते की बोली के अनुरूप नहीं हो सकती, किसी चिड़िया के चहकने से नहीं हो सकती, घोड़े के गिग्याने से नहीं हो सकती। अपितु भाषा की उत्पत्ति एक मूल आधार मानी जाती है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि भाषा की उत्पत्ति का केवल यह मात्र अनुमान लगाया जा सकता है, इसका कोई ठोस आधार हमारे पास मौजूद नहीं है। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, क्लियर तो हो रहा है या हम ही आगे बढ़ते जा रहे हैं? आप लोग डिस्कस कर देखिएगा, लेक्चर्स हो चुके हैं आपको, आपके पूरा लेक्चर्स हो चुका है। आपको क्या आएगा इसमें, कैसे आएगा, ये भी बता चुके हैं, है ना? इसे ड्रॉप आउट भी कर सकते हैं, लेकिन ड्रॉप आउट करना हमारा धर्म नहीं है। ये आप ही का कार्य है और आप ही को करना है। तो नजरअंदाज करते हुए नहीं चलेगा। आपको समझ में आ रहा है तो एस, नहीं आ रहा है तो हम लोग पीछे जाएंगे। आपके जो बैक वाले वीडियो है उसे देख लीजिएगा। यदि आपके कोई डाउट्स होते हैं तो दैट्स डाउट सेशन। आप लोग डाउट सेशन को डाउट सेशन मत बनाइएगा। आप लोग बताइए वहां पर आपको कोई डाउट होता है, आपको कोई डिस्कशन करना है। मतलब आप केवल हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग बात नहीं करते हो। यदि आप लोगों का बातचीत करने का तरीका बढ़ जाए तो फिर हमारी चर्चा को हम लोग फुल स्टॉप दे दें। तो ये जब आपका सब हो चुका है, अब श्रम परिहार सिद्धांत के पश्चात आपका आता है मनोभावाभिव्यक्ति सिद्धांत और समन्वय सिद्धांत। 30 सिद्धांत आपके बाकी है। चलिए एक दूसरे के साथ चर्चा करना स्टार्ट कर दीजिए। विद्या, आप लीजिए श्रम परिहार सिद्धांत। चलिए, आपके आंखों के सामने हमने श्रम परिहार सिद्धांत को रख दिया। जल्दी जल्दी 3 लोग कोई भी होंगे। चलिए, कविता है, उजाला है, विद्या है, तीनों तीनों सिद्धांतों का डिस्कशन करेंगे 3-3 मिनट में। हाँ, हाँ जी, बोलिए ना। सिलेबस में नहीं है आपके? हाँ, तो उसे, हाँ ठीक है, उसे ड्रॉप आउट कर दीजिए। ये श्रम परिहार सिद्धांत तो है ना? हाँ, तो जो है उस पर डिस्कस करना स्टार्ट कर दीजिए। उस पर हम लोग ऑलरेडी अनुकरण सिद्धांत पर डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, बोलते जाइए अभी। यू डिस्कस इट। आप लोगों का समय जा रहा है, प्लीज। चर्चा कर पाओगे आप में से कोई? आप में से कोई चर्चा कर पाओगे? आपसे सवाल किया जा रहा है। ऑलरेडी हो चुका है। पीडीएफ आपको सेंड किए हुए मुझे लगता है 10-15 दिन हो गए हैं। आप लोगों ने शायद प्रिंट आउट निकाली होगी, लिख लिया होगा। चलिए, आप लोग बात नहीं करना चाहते, हम ही बता देते। श्रम परिहार से तात्पर्य है श्रम को दूर करना, है ना? श्रम को दूर करना मतलब क्या है कि जब हम लोग थक जाते हैं तो थकने के पश्चात कुछ ऐसी आवाज अपने आप निकल जाती है। जैसे पनघट पर कपड़े धोने के लिए जब महिलाएं जाती है तो उनके जबान से, उनके मुंह से अनायास से आने वाली आवाज से भाषा की उत्पत्ति होती है, ऐसा उन लोगों का कहना है। जैसे खेतों में काम करने वाला मजदूर लकड़ियों को काटते समय हे का उच्चारण करता है, काम करते समय मिल मजदूर श्रम का परिहार करके जोर जोर से हो हैया हो कहता है।
तो इस सिद्धांत का जो निर्माण किया वह भाषा विद्वान है, प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध भाषा विज्ञानकार, जिसे न्वारे कहा जाता है। तो न्वारे ने भाषा की उत्पत्ति को इस प्रकार से माना है। तो इस प्रकार के शब्दों से उनका श्रम दूर होता है और यह मत अधिक तर्कसंगत नहीं लगता, क्योंकि ऐसे कोई शब्द नहीं है, क्योंकि वो सार्थक पूर्ण होते हैं ना। तो ऐसे शब्द साहित्य में ना के रूप में ही पाए जाते हैं। तो कैसे भाषा की उत्पत्ति हुई होगी इससे, तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन भी इस पर उठाया जाता है। नेक्स्ट आपका सिद्धांत है मनोभावाभिव्यक्ति सिद्धांत, जिसे पुहपुहवाद के रूप में भी जाना जाता है। और मैक्स मुलर जो है, तो मैक्स मुलर ने इसका मजाक भी उड़ाया हुआ है कि जिससे अपने मन के भाव होते हैं ना, तो मन के भाव कैसे हो सकते हैं कि जैसे सुख के समय में या दुख के समय में कोई ना कोई परेशानी हम लोगों को होती है, और सुख के समय में हम तुरंत कहते हैं वाह यार मजा आ गया, और दुख के समय में अरे रे ये क्या हो गया। और यदि घृणा आती है तो मतलब बहुत गंदी बदबू आती है, तो छी छी बहुत ही गंदी बदबू है। तो ये जो शब्दों का निर्माण होता है ना, तो इन शब्दों के निर्माण के पीछे जो मन का भाव छिपा हुआ है, और मन के भाव से ही भाषा की उत्पत्ति हुई होगी, ऐसा मात्र अनुमान लगा। लेकिन कई लोग इस पर यदि बोल देते हैं कि वाह वाह यह सब बहुत अच्छा है, तो इसके अनुरूप मैक्स मुलर ने इस पर बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन भी उठाया, जिसे कि संसार की सभी भाषाओं में एक शब्द यहाँ समान रूप से नहीं मिल पाते। तो ऐसे शब्द सहज अभिव्यक्ति के रूप में मिलते हैं, तो एक रूपता होनी चाहिए, लेकिन एक रूपता होती नहीं है। तो ये शब्द मूलतः एक साथ मुख्य संघ के रूप में नहीं बैठ पाते हैं, इनकी संख्या 40 या 50 के ऊपर ही रही, तो ये यादृच्छिक होकर प्रयुक्त होते हैं और वहां पर बोलना असंभव हो जाता है। तो इस सिद्धांत के कारण भाषा के विकास में भी मदद हुई होगी, और परंतु मनुष्य भाषा की उत्पत्ति के रूप में इसे आत्मसात करता है, तो यह बात तर्कसंगत नहीं होती। मतलब एक भी सिद्धांत ऐसा नहीं है कि जिस सिद्धांत के अनुरूप हम यूं कह पाए कि भाषा की उत्पत्ति इससे हुई है, क्योंकि हर एक सिद्धांत के अनुरूप उस पर ऑब्जेक्शन उठाए हुए हैं। लास्ट वाला है हमारा समन्वय सिद्धांत। तो समन्वय सिद्धांत को यदि हम लोग देखते हैं तो उपयुक्त जितने भी सिद्धांत है, भले ही आपको पाठ्यक्रम में उस अनुकरण सिद्धांत को न दिया गया हो, लेकिन अनुकरण सिद्धांत को देने के पीठ पीछे हमारा मूल प्रयोजन यह था कि यदि हम लोग देखते हैं मूल रूप में समन्वय सिद्धांत को, तो समन्वय सिद्धांत लिखा हुआ है स्वीट महोदय ने। तो स्वीट ने क्या किया, अनुकरण से 4 बातें ली, धातु सिद्धांत से 4 बातें ली, फिर ये सभी द्योतपत्ति सिद्धांत वालों के 4 बात। तो ये सब जब उन्होंने सबको एकत्रित किया, समन्वित किया, है ना, तो फिर निर्माण किया समन्वय सिद्धांत का। मतलब देखिएगा कि कहीं ना कहीं हर एक प्रमुख वादों के अनुरूप, सिद्धांतों के अनुरूप उन्होंने अपने सिद्धांतों को समन्वित करने का प्रयास किया, इंगित करने का प्रयास किया। और जैसे श्रम पर्याय से कुछ शब्द ले लिए, मनोभावाभिव्यक्ति से कुछ सिद्धांत, अनुकरण से कुछ लिए, धातु सिद्धांत तो अनुकरण से, भावाभिव्यक्ति से कुछ न कुछ लिए। तो देखिएगा कि इन सभी सिद्धांतों के अनुरूप प्रत्येक भाषा का अपना योगदान तो है, लेकिन किसी एक सिद्धांत को भाषा की उत्पत्ति के लिए कारणीभूत मानना तर्कसंगत नहीं लगता। और इन सभी सिद्धांतों के बावजूद भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न अनुत्तरीय रहता है। मतलब आज भी यदि हम लोग मानते हैं तो भाषा का उत्पत्ति विषयक सिद्धांत जो है ऐसा का वैसा वैसा ही पड़ा हुआ है, लेकिन डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने एक परोक्ष मार्ग के आधार पर उसे हमें ग्रहण करने का सुझाव दिया। और इस मार्ग या पद्धति भाषा की उत्पत्ति की समस्या को सुलझाने के लिए हमें उल्टी दिशा में प्रयास करना पड़ेगा। भाषा की मूल अवस्था में आदिम अवस्था तक पहुंचना चाहिए, और इस तरह से भाषा की उत्पत्ति विषय जो प्रश्न है उनके प्रश्नों के उत्तर हमें निश्चित ही प्राप्त होते हैं। और ये जो परोक्ष मार्ग है, यह परोक्ष मार्ग हम आपके इंट्रोडक्टरी सेशन में आपको बता चुके हैं। आपको यदि लगता है कि ये परोक्ष मार्ग क्या होता है,
तो जैसे हमने आपको बताया था कि मनुष्य का नागरिक सभ्यता का विकास हुआ, लेकिन उसके पूर्व की स्थिति मनुष्य की कैसे थी, तो उस मनुष्य की आदिम अवस्था जो थी, मनुष्य की आदिम अवस्था से लेकर आज के परा आधुनिक युग की भाषा को हम लोग यदि देख पाते हैं, तो हमारी भाषा और परोक्ष मार्ग, तो हमारी भाषा की उत्पत्ति का सिद्धांत हमें वहां पर मिल सकता है, ऐसा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी का कहना है, यदि हम परोक्ष मार्ग को अपनाते हैं तो इस प्रकार से हमारा ये डाउट सेशन, रिवीजन सेशन कंप्लीट हो गया है। डू यू अंडरस्टैंड? अभी अभी भी आपके पास समय है, यदि आप लोगों में से किसी भी व्यक्ति को कोई डाउट होता है तो यू डिस्कस इट, हम उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन निश्चित ही तौर पर परसों की हमारी जो तासिका होगी, जिसमें आपका नया टॉपिक संस्थाओं वाला, उसे स्टार्ट करेंगे, तो वहां पर ये डिस्कशन नहीं होगा पिछली तासिकाओं का, बिल्कुल भी नहीं होगा, उसमें कोई दोहराई नहीं होगी, कोई डाउट सेशन वहां पर नहीं होगा, कोई भी प्रश्न वहां पर नहीं चल पाएगा। आप आपके पास अभी समय है, आप प्रश्न कर सकते हो। मुझे लगता है क्लास में कितने लोग जुड़े हुए हैं अभी? कितने लोग जुड़े हैं? हाँ जी, कितने लोग जुड़े? 7 लोग जुड़े हैं। कौन कौन से 7 लोग जुड़े, क्या हम नाम जान सकते हैं? ओके, अभी किसी एक को स्क्रीनशॉट निकालने के लिए कह दिया है हमने, प्लीज आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, अटेंडेंस वाला। गूगल फॉर्म भी आप सभी लोगों को फिल करना ही है। बेटा, हमारा सवाल बस इतना है कि जो आपको पढ़ाया गया है, भाषा की उत्पत्ति से लेकर, सॉरी, भाषा के शब्द से लेकर की उत्पत्ति तक, क्या आप